गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में हम लोग आज देखने जा रहे हैं तीसरे पदाधिकारी को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग का आज तीसरा जो है ऑफिसर होगा वो कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। तो भारत की महान्यायवादी को हम लोग यहाँ पे समझने का बच्चों प्रयास करते हैं। कौन है ये व्यक्ति? ठीक, क्या इसके रोल हैं, क्या इसकी योग्यता होगी, कौन इसको नियुक्त करेगा? ठीक है, तो देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो हो सकता हो बहुत से बच्चों के लिए ये शब्द नया हो। ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा पास करने के बाद से जीएस जो है बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो इस वजह से हो सकता हो आपके लिए ये शब्द नया हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सामने एक पोस्ट आया। ठीक है, महान्यायवादी का। तो हम लोग सबसे पहले समझा जाएगा कि महान्यायवादी ये बच्चों है कौन। ठीक है, ये है कौन। तो थोड़ा सा हम लोग को आना पड़ेगा संसद के पॉइंट में। ठीक है, हम लोग को आना पड़ेगा संसद के पॉइंट में, पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को थोड़ा सा पहले समझा जाए, तब हम लोग को समझ में आएगा कि अटॉर्नी जनरल कौन है और इसकी क्या जो है भूमिका है हमारे देश में या हमारे संविधान में। ठीक, तो हम लोगों को बच्चों एक बात पता होनी चाहिए, हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, यानी संसद, पार्लियामेंट। ठीक, ये पार्लियामेंट, इसके हाउस कितने होते हैं बच्चों? तो इसके हाउस होते हैं दो। ठीक है, दो। तो दो हाउस कौन कौन हो गए? तो दो हाउस हो जाते हैं बच्चों। एक हो जाता है हाउस ऑफ पीपुल, जिसको हम कहते हैं लोकसभा, और दूसरा हो जाता है राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्यसभा। राज्यसभा। अब यहाँ बच्चों ध्यान रखना, जब क्वेश्चन अगर यहाँ ये पूछे, हालांकि संसद तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आपको बताता हूँ। जब क्वेश्चन हमारे ये होंगे कि संसद के सदन कितने होते हैं, सदन कितने हैं, ठीक है, संसद के सदन कितने हैं, यानी कितने इसके हाउस हैं, हाउस। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा दो। ठीक है, दो। और जब पूछेगा कि संसद के अंग कितने हैं, ठीक है, इसके भाग कितने हैं, तो हमारा यहाँ आंसर क्या होता है? तीन। तो संसद के अंग कितने होते हैं? तीन। वो तीन अंग कौन होंगे? तो लोकसभा राज्यसभा तो होगा ही, अब साथ में एक यहाँ पे और जुड़ जाएगा, और वो कौन जुड़ जाएगा? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। समझना बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। क्या कि हमें जानना है महान्यायवादी को, मगर हम लोग देख रहे हैं संसद। तो संसद में अगर बता रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि संसद हमको जानने के बाद ही महान्यायवादी समझ में आएगा। इस वजह से मैंने क्या किया है, पहले संसद को समझाने का प्रयास किया। ठीक, तो संसद के सदन कितने होंगे? दो। और संसद के अंग कितने होंगे? तीन। तीसरा अंग कौन जुड़ जाएगा? तीसरा अंग बच्चों जुड़ जाता है राष्ट्रपति। तो अक्सर जो है एक क्वेश्चन आता है कि संसद में राष्ट्रपति को क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो संसद में राष्ट्रपति को बच्चों इसलिए जोड़ा जाता है, यहां हम देख लेते हैं इसको जोड़ने का रीजन। तो यहां देखो बच्चों, संसद में राष्ट्रपति क्यों जुड़ता है? तो हमको मालूम है कि कोई भी भारत स्तर पे कानून बनाएगा कौन? भारत स्तर पे कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा, क्योंकि केंद्र सूची के विषय पर कार्य करने का अधिकार या विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जबकि संसद की ही तरह विधि बनाने वाली एक संस्था और होती है, जिसको हम कहते हैं राज्य विधानमंडल।
स्टेट लेजिस्लेचर, और इस राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। परंतु इसमें भी कंडीशन है, विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है, ठीक है, बाकी के राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो हम जब स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल में जब हम आएंगे तो वहाँ इस बात को समझाएंगे कि 6 राज्य कौन कौन हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है, और बाकी के राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है, इन सारी बातों को जाना जाएगा। तो वहां भी बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन पूछेगा राज्य विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3, ठीक, 3। अब तीसरा कौन होगा, तो तीसरा बच्चों वहां हो जाता है, तो यहां हम देखें तो विधानसभा, विधान परिषद और तीसरा जुड़ जाता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। किस तरह से, ठीक इसी तरह जैसे हमारे वहां संसद है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जुड़ता है, तो उसी तरह विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखो है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा जब कोई कानून बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, परंतु ये कानून तब तक नहीं स्वीकार्य होगा, तब तक ये कानून माना नहीं जाएगा जब तक उस पे राष्ट्रपति अपना साइन ना करे। तो इस बात को यहां थोड़ा सा समझना सब लोग। तीन बच्चों वर्ड मिलेंगे, 3 वर्ड मिलेंगे, क्या, देखो एक वर्ड बच्चों मिलेगा ड्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं मसौदा, मसौदा। एक वर्ड मिलेगा बच्चों हम लोग को बिल, जिसको हम बोलेंगे विधेयक, विधेयक। और एक वर्ड हम लोग को मिलेगा बच्चों यहाँ पे एक्ट, ठीक ना, एक्ट यानी कि अधिनियम, अधिनियम। और इसी अधिनियम को हम कहते हैं कानून, कानून, ठीक है। तो अब देखो ड्राफ्ट क्या है, जैसे मान लो हम लोग अक्सर देखते हैं कि फॉर्म जब भरे जाते हैं तो फॉर्म का गवर्नमेंट एक ठीक ठाक अमाउंट जो है, चार्ज जो है वो ले लेती है। तो हम लोग के मन में आता है कि यार कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हमारे वहाँ ये जो फॉर्म के जो फीस लगते हैं, ये फ़ी जो है वो हमसे पे ना कराया जाए, ठीक। तो अब हम चाहते हैं कि ये कानून पूरे भारत में लागू रहे, ठीक। अब ये कानून पूरे भारत में अगर लागू रखना है तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा, ठीक। तो अब फी पे ना कराया जाए हमसे, यानी फीस ना लिया जाए, प्लस हम अगर रेलवे का और अदर एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेंटर भेज देता है, तो हमको ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, ट्रेन का टिकट लेना पड़ता है। तो अब जाहिर सी बात है ट्रेन का टिकट लेंगे वहाँ पैसा देना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ट्रेन का किराया भी ना लगे, और जब ट्रेन से हम उतरे किसी राज्य में तो फिर हमको अमूमन बस पकड़ने पड़ जाते हैं, तो बस जो है उसका भी किराया हमको ना देना पड़े। तो ये अगर 3 रूल जो है हम चाहते हैं कि बन जाए, तो देखो अब सरकार ऐसा सोच रही है कि हाँ इस बातों को यहाँ क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि जो फीस होगा, ठीक है, फीस वो ना लगे, ट्रेन का किराया जो है फेयर वो ना लगे, और बस का किराया जो है वो भी ना लगे। तो ये बात जो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है ना अभी, ठीक है, यानी सरकार के पास ये बात अभी पड़ी हुई है। तो इस स्थिति में इसको बच्चों हम लोग बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट। यही ड्राफ्ट जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी सरकार अगर प्रेजेंट कर देती है, ठीक है, उसको रख देती है, बाउंडेशन नहीं है, पहले मन करे तो लोकसभा में रखो या मन करे तो राज्यसभा में, परंतु पास जो है दोनों से होना चाहिए। तो अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी अगर रखा तो अब इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, बिल। तो अब लोकसभा में क्या हुआ, मान लो साधारण बहुमत से इसको पास कराना है, तो सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। तो सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है बच्चों 50% प्लस 1, यानी कोई संख्या है 100 तो एक हो गया 51 और एक हो गया 49, ठीक ना। तो अब ये क्या है, अब विधेयक जो है क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, तो पास होने के बाद अब ये क्या होगा, जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे अपना अगर सिग्नेचर कर दिया तो अब
ये क्या हो जाएगा, अब ये बच्चों हो जाएगा एक्ट, ठीक ना, अब ये हो जाएगा एक्ट यानी कि अधिनियम यानी कि कानून, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों देखो देश में बनते हैं कानून। अब समझ में आएगा हम लोगों को कि ये महान्यायवादी कौन है, ठीक है। थोड़ा सा समय ले रहा हूं बच्चों मैं, अमूमन अभी तक और कोई शायद होता तो इसको कभी का पढ़ा चुका होता, टू दी पॉइंट चीजों को बता देते हैं टीचर। तो टू दी पॉइंट चीजों को यहाँ बताना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये मेन उद्देश्य है, ठीक। डेटा तो वो तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा, पीडीएफ आज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक। तो अब देखो हम लोग को जानना क्या था, हम लोग को जानना था कि ये महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है, क्या है इसका रोल। इसको जानने के लिए मैंने क्या समझाया कि संसद क्या करती है, संसद बनाती है कानून, और इसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होते हैं, पूरे भारत स्तर पर लागू होते हैं। फिर मैंने ये बताया कि ये कानून बनाएगा कैसे, तो मैंने फिर यहाँ जिक्र किया कि कानून बनते कैसे हैं। तो क्या होगा, इस टाइप के कानून को अगर हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ये लागू हो, तो अभी सरकार ने इसको लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद में नहीं रखा है, तो इसका नाम क्या है, ड्राफ्ट है। और जब रख देगा लोकसभा या राज्यसभा में तो इसका नाम हो जाएगा बिल यानी विधेयक। और जब ये इन दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देगा, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, अधिनियम यानी कि कानून, ठीक है, अधिनियम यानी कि कानून, ठीक। तो अब ये कानून बना लेंगे, परंतु अब बच्चों अब यहाँ देखो मेन बात अब शुरू हो रही है महान्यायवादी को लेके। ये कानून देखो बना कौन रहा है, ठीक है, ये कानून जो है बना कौन रहा है, तो कानून बना रहे हैं संसद के सदस्य। भाई संसद तो एक भवन है ना, संसद क्या है बच्चों, तो संसद तो भाई एक भवन है, और भवन की दीवारों से कोई कानून तो निकलेगा नहीं, ठीक है, भवन की दीवारों से कोई कानून तो निकलना नहीं है। तो होगा क्या बच्चों, तो अब संसद जो है ये एक भवन है, तो भवन की दीवारों से कानून तो निकलेगा नहीं। अब कानून बनाएगा कौन, इस संसद में बैठे हुए सदस्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में इसी सदस्यों को हम क्या बोल देते हैं, तो बोल देते हैं सांसद। तो आपके अपने अपने क्षेत्र के अपने जिले के सांसद होंगे, तो आप उन्हीं को अब जो है समझ लो कि वो आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं, ठीक है। यही सांसद क्या करते हैं बच्चों, यही सांसद संसद दिल्ली के संसद भवन में पार्लियामेंट हाउस में बैठ के ये जो कानून है, इस टाइप के कानून को यही लोग क्या करते हैं, यही लोग लागू करते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, इनकी थोड़ी सी भूमिका अब देखो। तो जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, जो हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, और भी जो सांसद हैं, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के, क्या वो ये जो कानून बनने के कार्य हो रहे हैं, क्या वो कानून के क्षेत्र के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, नहीं, ठीक है। क्या उनको विधि का, लॉ का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, तो हम देखते हैं नहीं होता है। तो अब ये लोग, चूंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कार्यपालिका क्या है, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रीय स्तर पे वो क्या करती है, देश का संचालन करती है। अब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में हम देख रहे हैं कि उसका मुखिया कौन, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति किसके एडवाइस से काम कर रहा है, तो केंद्र का जो मंत्री परिषद है वो, और प्रधानमंत्री, तो इन्हीं के सलाह से काम कर रहा, और इसी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को ही हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं बच्चों भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार। तो इन लोगों को बच्चों देखो कानून का बहुत ज्ञान नहीं होता है, ये एक बात। तो अब क्या है, दूसरी बात कि हम लोग देखा करो सरकार के खिलाफ भी केस होते हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ भी केस किए जाते हैं। अच्छा, सरकार के खिलाफ कैसे केस किए जाते हैं, मान लो आपका अपना कोई घर है, अब कोई क्या है ही, ठीक है, घर है, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि वहां से हमको रोड बनाना है, ठीक है, या उसका एरिया जो है बढ़ाना है, ठीक है, एरिया बढ़ाना है, तो अब वो क्या की 2 लेन से उसको 4 लेन कर रही है, तो जाहिर सी बात है अब आपके घर का क्या होगा, अधिग्रहण होगा। आप नहीं चाह रहे हैं कि हो, तो अब ऐसे कंडीशन में होगा क्या, आप सरकार के अगेंस्ट चले जाएंगे, कहाँ, कोर्ट में। तो जब कोर्ट में आप जाएंगे, ठीक है, तो होता क्या है,
कि जब केस होता है तो केस दो लोग के बीच में होता है, तो दो लोग के बीच में होता है तो दोनों के वकील होते हैं। अच्छा, वकील क्यों होते हैं? वकील इसलिए होते हैं कि मैंने अगर केस किया किसी के खिलाफ तो हमको इतना, भाई वकील तो हूँ नहीं, मैंने एलएलबी या एलएलएम तो कर नहीं रखा है कि मुझे पूरा का पूरा वकालत का नॉलेज हो, वकालत के सारे जो है दांवपेच जो हैं वो मुझे आते हों। नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है मुझे वकील करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही सरकार के ऊपर अगर केस होता है तो सरकार भी अपना वकील करती है। तो ये सरकार का वकील आखिर कौन होता है? तो सरकार का वकील कौन होगा? यही महान्यायवादी होता है। ठीक, और मैंने ये जो बोला कानून बनाने वाली बात कि सांसदों को कानून का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है, तो मैंने ये बात क्यों यूज किया बच्चों? तो इसलिए किया, संसद भवन में बनना है कानून, तो अब ये महान्यायवादी, महान्यायवादी बच्चों देखो हो कौन सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जज बनने की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो अब सोचो कि जो व्यक्ति इतना योग्य है, उसको विधि का, लॉ का इतना जानकारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा, जब संसद में कानून बनने होंगे तो सरकार हमारी क्या करती है? सरकार हमारी इस महान्यायवादी से, ठीक है, सलाह लेती है कि ऐसे से ये कानून हम चाह रहे हैं, आपके क्या एडवाइज हैं? तो ये कानून का ज्ञाता है, तो ये ऐसा सजेशन देगा कि कहीं जो है सरकार को उस मामले में, ठीक है, अपमानित ना होना पड़े, ठीक है, उसकी बेइज्जती ना हो, ये तमाम बातें। मतलब क्या कि ये एक ज्ञानी व्यक्ति है और ये ज्ञानी व्यक्ति क्या कर रहा है? ये एडवाइस दे रहा है विधि के मामले में। ये अलग बात है कि सरकार इस महान्यायवादी के सुझाव को मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने एक बात ये जाना कि महान्यायवादी कौन है और क्यों नियुक्त होता है। तो महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला एक विधि का, लॉ का बहुत बड़ा ज्ञाता व्यक्ति है। ठीक, और विधि का अगर ये ज्ञाता है तो संसद में विधि बनाने का काम होता है। अब संसद में विधि बनाने का काम होता है तो ये क्या करेगा? विधि संबंधी मामलों में ये केंद्र सरकार को, यानी भारत सरकार को क्या करेगा? सलाह देगा। और जब कभी भारत सरकार के ऊपर कोई भी केस करेगा तो ये क्या करेगा? उस केस को ये देखेगा। ठीक है, यानी कि वकील बन के उस केस को ये क्या करेगा? लड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने महान्यायवादी का क्या किया? प्रावधान रखा, जिसका उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? जिसका उल्लेख बच्चों हम लोग को मिलेगा आर्टिकल आर्टिकल 76, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, तो ये अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों? 76। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक ना, अटॉर्नी जनरल, अब इससे एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो अब हम इसी बात को बच्चों यहाँ पे जा रहे हैं देखने। ठीक, तो अब देखो महान्यायवादी से पॉइंट हम लोग को क्या देखने हैं। तो देखो ये जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी ये क्या होगा? भारत का प्रथम, ठीक ना, प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक ना, यानी कि कानून से संबंधित मामलों का ये क्या होगा? ये पहला व्यक्ति होगा। ठीक ना, पहला व्यक्ति होगा। तो इसको क्या है? कानून के मामलों में अच्छा ज्ञान हो। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा कि भारत का, ठीक है, प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, ठीक ना, यानी कि लॉ संबंधित मामलों में, ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति, फर्स्ट ऑफिसर कौन होगा? तो लॉ के मामले में फर्स्ट ऑफिसर हमारे वहां कौन होगा? तो फर्स्ट जो ऑफिसर होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ये एक बात। ठीक, तो यहाँ हमने इसको देखा कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है? तो विधिक अधिकारी है बच्चों अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। ठीक, आगे देखें, आगे देखें। तो अब ये इसका काम क्या है? ठीक, तो यहां हम इसके देखें, इसके कार्य क्या हैं।
कार्य। तो ये भारत सरकार का, ठीक है बच्चों, भारत सरकार के वकील, ठीक है, भारत सरकार के वकील के रूप में, वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक ना, भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यानी कि क्या, ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का क्या है, ये लॉयर है, वकील है। जब कभी हमारी सरकार पे कोई केस करेगा तो उस केस की सुनवाई, मतलब पैरवी कौन करेगा भारत सरकार की तरफ से, तो महान्यायवादी करेगा। ठीक, ये बात इतनी हो गई। दूसरी बात, भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें देखें, भारत सरकार को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को ये क्या करेगा, कानूनी मामलों में, कानूनी मामलों में, कानूनी मामलों में ये सलाह देगा, एडवाइस देगा। ठीक है, तो लॉ संबंधी जो मैटर होंगे उसमें ये क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस देगा कि भाई आप ऐसे काम करिए, ऐसे ना करिए। ठीक है, तो अब सलाह जो देगा, जो एडवाइस देगा, उस एडवाइस को मानने के लिए भारत सरकार, ठीक है, बाउंड नहीं है। वो माने या ना माने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात हो गई। अच्छा, अब महान्यायवादी, महान्यायवादी कौन हो सकता है, तो अब देखो महान्यायवादी कौन हो सकता है, यानी कि हम बात करें महान्यायवादी का क्वालिफिकेशन, इसकी योग्यता, इसकी योग्यता क्या होगी, तो महान्यायवादी का क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी योग्यता क्या होगा। तो बच्चों देखो, कोई योग्यता अगर आपसे पूछे तो योग्यता में आपको ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का जज यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश बनने की, बनने की योग्यता, योग्यता रखता हूं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यायाधीश बनने की बच्चों योग्यता रखेगा। ठीक है, योग्यता रखेगा। ठीक, कभी कभी बच्चे ये पूछ लेते हैं ऑफलाइन के क्लासेज में मुझसे कि अच्छा सर फिर ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता क्या है। तो मैं अक्सर अपनी क्लास में आप लोगों को कोई ना कोई होमवर्क दे देता हूं, और मैंने कल की क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया हुआ था, मैं अभी उस होमवर्क की यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनना है किसी को, तो न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का, कमेंट बॉक्स में बताना। और कुछ लोगों ने मैंने जो क्वेश्चन कल पूछा था उसका आंसर दिया हुआ है, और सही आंसर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन जो मैंने और पूछा था उसका आंसर किसी ने नहीं दिया है, मैं अभी उसका आंसर दूंगा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि मैंने क्या बताया कि योग्यता क्या होगी अटॉर्नी जनरल की, वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का योग्यता क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये आपका क्वेश्चन होगा, कमेंट में मुझे बताना। ठीक, अब देखो आगे देखें, तो अब यहां अगर क्वेश्चन पूछा बच्चों अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इसका इसका कार्य क्या है। ठीक ना, इसका कार्य तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये तो कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक, अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल, इसका टेन्योर क्या होगा। ठीक ना, इसका टेन्योर क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा। तो बच्चों देखो, अब यहाँ एग्जामिनर बच्चों को फंसाने के लिए क्या करता है, ऑप्शन देता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल निम्नलिखित में क्या है। ठीक, ऑप्शन दिया 5 ईयर, ठीक है, 6 ईयर, 4 ईयर, और यहां देगा
नन ऑफ दीज, ठीक ना, यानी इसमें कोई नहीं। ठीक, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर ऐसे ऑप्शन दे रखा है, ऐसे ऑप्शन दे रखा है, तो हमेशा याद रखना कि जो महान्यायवादी होता है इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। ठीक, तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करना, यहां समझते हैं। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया कोई नहीं। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब देखो दूसरी कंडीशन इसके कार्यकाल को लेके। ठीक है, तो 5 साल, 4 साल, 6 साल, और एक यहाँ ऑप्शन रहा कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, प्रसाद पर्यंत, तो यहाँ बच्चों आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि महान्यायवादी का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जिस भी पदाधिकारी के साथ ये सेंटेंस जुड़ा हो कि उसका पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, या फला पदाधिकारी के प्रसाद पर्यंत, यानी कि किसी भी पदाधिकारी के प्रसाद पर्यंत अगर वो कार्य कर रहा है, प्लेजर ऑफ। ठीक है, यहाँ प्रेसिडेंट हमने बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो हुआ है, परंतु जब भी मन करेगा राष्ट्रपति इसको हटा देगा, और इसको हटाने के लिए कहीं कोई महाभियोग जैसी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, महाभियोग या महाभियोग जैसी, याद रखना बच्चों, महाभियोग शब्द जो है, इम्पीचमेंट वर्ड जो है, वो ओनली प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। ठीक ना, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो महाभियोग की ये जो प्रक्रिया है और किन किन पदाधिकारियों पर लागू होती है, तो बच्चों याद रखना, महाभियोग केवल और केवल ये शब्द राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है, अदर किसी के लिए नहीं। समझ रहे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, सीएजी कोई हो, इन लोगों के लिए क्या शब्द यूज है, साबित कदाचार और असमर्थता। हम इसको आगे बताएंगे। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो ये हम आगे इसको बताएंगे। ठीक है, क्या है इसका मतलब, तो यहाँ आंसर बच्चों क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक, तो अब इसका कार्यकाल की बात करें तो देखो यहाँ बच्चों हम लोग को कोई भी 5 ईयर 4 ईयर नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि इसका पद परमानेंट, परमानेंट यानी अस्थाई, अस्थाई नहीं होता है। ठीक ना, परमानेंट नहीं होता। तो अब इसका पद जो है ये क्या है, अब इसका पद परमानेंट नहीं है। ठीक ना, परमानेंट नहीं है, यानी कि जब भी मन करेगा राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको इसके पद से हटा देगा। ठीक है, इसके पद से हटा देगा, और हटाने के लिए कोई राष्ट्रपति को रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका पद अस्थाई नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर, पद पर कार्य करता है। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी मन करेगा राष्ट्रपति इनके इनके पद से हटा देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इतनी बात हम लोगों ने देख लिया। ठीक, अब हम लोग आगे देखें तो इसकी देखते हैं बच्चों क्या, नियुक्ति। ठीक है, इसकी नियुक्ति देख लेते हैं। तो यहाँ देख लें, नियुक्ति, ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा, तो बच्चों इस महान्यायवादी की, ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा,
तो अब देखो नियुक्ति यहाँ पे कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, परंतु कैसे करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति कैसे करेगा। तो अब राष्ट्रपति कैसे करेगा, राष्ट्रपति कैसे करेगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक शब्द बच्चों हम लोग को मिलेगा मंत्री परिषद, ठीक ना, मंत्री परिषद। अब ध्यान रखना बच्चों, ये मंत्री परिषद दो होते हैं, एक होगा केंद्र का और दूसरा होगा राज्य का, ठीक है, दूसरा होगा राज्य का। तो मंत्री परिषद दो हैं, इसलिए कभी भी हम लोगों को अटॉर्नी जनरल के मामले में केवल मंत्री परिषद शब्द यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है हम लोग को, संघ या केंद्र, ठीक है, संघ या केंद्र, ठीक है। तो संघ का मंत्री परिषद, ठीक ना, संघ का मंत्री परिषद। तो अब ये जो हमारे सेंटर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, तो इसी के सलाह पे राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है किसको, महान्यायवादी को, ठीक है, महान्यायवादी को। तो यहां हम लोग को यही बात लिखना है बच्चों, यही बात लिखना है कि इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति संघीय संघीय मंत्री परिषद, संघीय मंत्री परिषद के सलाह पर, एडवाइस पर, सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यह हम लोग को ये इतनी बात बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, संघीय मंत्री परिषद, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाएगी, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा बच्चों, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन कौन भाग लेता है, ठीक, ऑप्शन दे देगा और गलती कराएगा जानबूझ के, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, इंफॉर्मेशन कम मिलना, इसकी वजह से गलती होगा। अब ऐसे वाहियात टाइप का यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा प्लस विधान परिषद, ठीक है, लोकसभा प्लस विधानसभा, और एक ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, यहाँ आंसर बच्चों क्या होगा, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि महान्यायवादी के इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र का जो मंत्री परिषद है, ठीक ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये जिसको कह देगा, ठीक है, जिसको कह देगा कि फला व्यक्ति को आप राष्ट्रपति महोदय बना दीजिए अटॉर्नी जनरल, तो क्या होगा, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को बना देगा अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन में और उलझा सकता है, जो कि हमारा चैप्टर है वो आगे, उसको हम लोग देखेंगे भी। क्वेश्चन पूछ लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो राज्यपाल के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग लेगा, यही ऑप्शन है बच्चों, ठीक। तो अब यहाँ बच्चे तुक्काबाजी अगर करना होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कि लोकसभा विधानसभा आंसर दे दिया, लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद चारों आंसर दे दिया। तो यहाँ अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना बस आपको ये है, क्या कभी आपने ऐसा सुन रखा है कि राज्यपाल का भी चुनाव होता है, नहीं। तो राज्यपाल कोई व्यक्ति कैसे बनता है, एकदम सेम प्रोसेस है। तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा, ठीक ना, संघीय मंत्री परिषद जो होगा, इस संघीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है बच्चों प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर।
तो हम एक तरह से ये कह ले कि प्रधानमंत्री जिसका नाम प्रस्तावित करेगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी भी बनाता है, और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है, बना देता है राज्यपाल। ठीक है, और इसीलिए जब कभी राज्यपाल का कार्यकाल पूछता है तो एक साधारण बोलचाल की भाषा में 5 वर्ष जो है शपथ ग्रहण की तारीख से आंसर तो ठीक है, परंतु अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन दिया कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है और ऑप्शन में 5 ईयर दे रखा है और एक ऑप्शन ये भी दे रखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखना है। हालांकि राज्यपाल तो हम लोग को पढ़ना है तो वहां आगे हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे नियुक्ति जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके सलाह पे होगी। ठीक, तो ये संविधान के द्वारा तो ये बात लिखी है, परंतु व्यवहारिक रूप में इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक ना, प्रधानमंत्री। तो जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहेगा उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, बना देगा महान्यायवादी। ठीक, अच्छा ये बात हो गई। अब देखो अगली बात, संसद में कानून बनाने के कार्य होते हैं। ठीक है, संसद में कानून बनाने के कार्य होते हैं। ठीक, तो अब देखो क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो पार्लियामेंट का यानी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठक में भाग लेगा। यानी संसद का जब सत्र शुरू होगा, उसका सेशन स्टार्ट होगा, तो सेशन स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। ठीक है, कौन सा सेशन है, ठीक है, तो ये मानसून, ठीक ना, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो अब ये सत्र शुरू होगा तो इस सत्र में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी जो है जाएगा, वहां बैठेगा। ठीक है, परंतु बैठेगा, विचार व्यक्त करेगा, ठीक है, ये सब करेगा, परंतु जब कभी वोटिंग होगा तो वोटिंग के टाइम ये वोट नहीं देगा। ठीक है, तो वोटिंग के टाइम ये क्या करेगा, वोट नहीं देगा। ठीक, तो अब मूल प्रश्न ये है कि अच्छा ये वोटिंग के टाइम वोट क्यों नहीं देता है। बाकी के जो संसद के सदस्य हैं वो वोट करेंगे। ठीक है, किसी भी विधेयक के मामले में जहां भी वोटिंग की स्थिति है वहां वो वोट करेंगे, परंतु ये व्यक्ति वोट नहीं करेगा। तो आपका सेकंड होमवर्क क्या है कि अटॉर्नी जनरल जो है ये पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है, ठीक, तो सेशन में ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, परंतु जब वोटिंग होगा तो वोट नहीं डालेगा। क्यों, तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। ठीक, तो यहां हम लोग लिख लेंगे कि यह संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की, ऐसे लिखें, संसद की बैठकों में भाग लेता है, विचार व्यक्त करता है, परंतु मतदान यानी वोटिंग, ठीक ना, मतदान के समय मत यानी वोट नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, हो गया पॉइंट अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, और इसमें आपको बताना है क्वेश्चन कि संसद का सदस्य ये नहीं होता है फिर भी, ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता है ये, फिर भी इसकी बैठक में भाग लेगा। ठीक है, भाग लेगा, विचार व्यक्त करेगा, परंतु वोटिंग के दौरान वोट नहीं करेगा। क्यों नहीं वोट करता है, ठीक है, वोट क्यों नहीं करता है। तो अब देखो कहीं ना कहीं मैंने अपने इस चैप्टर में आंसर भी दे दिया है इस क्वेश्चन का, बस है क्या, आप उसको
कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक ना। मैंने अपने इस क्लास में आंसर दे दिया है ऑलरेडी, बस वो हिडन रूप में है। अब देखते हैं आप उसको समझ पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ मिल चुका है, अब देखते हैं वो कैसे बताते हो आप, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों अब आगे बढ़ें और, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो अब इसमें हम लोग देखें, ठीक है, अब इसमें देखें तो अब देखो ये जो महान्यायवादी होता है ना, महान्यायवादी, इस महान्यायवादी के लिए, ठीक ना, महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की सहायता एवं सलाह सलाह के लिए एक एक यहां ध्यान देना बच्चों, सॉलिसिटर, एक सॉलिसिटर जनरल तथा दो अतिरिक्त दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करता है, ठीक है, नियुक्ति की जाती है, ठीक है, की जाती है। और ये कौन करेगा, ये भी करता है राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या होगा, अटॉर्नी जनरल जो है इसको सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, एक सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, तथा दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। यानी कि संसद में भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए देखो टोटल कितने लोग हो जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल हो गया एक, और एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, दो अतिरिक्त, ठीक ना। तो दो एक तीन एक चार, ये चार व्यक्तियों का जो है पूरा ग्रुप है, ठीक ना। और ये चार व्यक्तियों का ग्रुप जो है ये भारत सरकार को क्या करता है, विधिक मामलों में सलाह देता है। अमूमन हम यही जानते हैं कि विधि संबंधी मामलों में सलाह कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात हम लोगों ने जान लिया, ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने जान लिया। अब एक दो ठो छोटा सा डेटा है, दो छोटा सा डेटा है, क्या डेटा, कि जो भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे, और वर्तमान में इस समय, ठीक है, इस समय जो कि 20 जुलाई 2023 का जो आज का डेट है हम लोग का, ठीक है, तो इस समय कौन व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है। तो यही दो डेटा हम लोगों को नोट करना है। अब ये दो डेटा यहाँ हम लोग देख लें, ठीक है। तो ये जो 21 जुलाई का हम लोग का समय चल रहा है 2023 का, कौन है, तो अब देखो, तो प्रथम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो कौन है, तो यहाँ नाम देखेंगे बच्चों, MC सीतलवाड़, ठीक है, ठीक है, MC सीतलवाड़, ठीक है। तो अब वर्तमान समय में कौन है, ठीक है, वर्तमान समय में कौन है, तो यहां देख लें प्रेजेंट में, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, यह हो गया R वेंकट रमणी। तो R वेंकट रमणी जो है ये क्या है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। यानी कि भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है, तो सलाह देते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बच्चों इतनी बात हम लोगों को
जाननी थी, समझनी थी, हम लोगों ने जाना। ठीक, अब इसको हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट क्या, सबसे पहले देखें अटॉर्नी जनरल, इसका हमको डिटेल किस आर्टिकल में मिलता है, तो बच्चों मिलता किस में है, 76 में। सेकंड बात फिर देखें, अटॉर्नी जनरल से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात क्या है विधि संबंधी मामलों में, तो क्या है, ये भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी, ठीक ना, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉ संबंधित मामलों में, विधि संबंधित मामलों में प्रथम व्यक्ति कौन है, तो हमारा आंसर क्या है, अटॉर्नी जनरल। जैसे पोस्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसी तरह अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम, ठीक है, विधिक व्यक्ति कौन है, तो हमारा आंसर क्या है, महान्यायवादी। तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन हो गया, महान्यायवादी। फिर हमने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि ये कार्य क्या करता है, तो इसके कार्य दो हैं। कानूनी मामलों में यानी विधि संबंधित मामलों में भारत सरकार को, ठीक ना बच्चों, राज्य सरकार मत बोल देना या केवल सरकार मत बोल देना, सरकार दो हैं, एक भारत सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, तो भारत सरकार जब कानून बनाएगी तो उसको सलाह देने के लिए कौन है, अटॉर्नी जनरल। और जब राज्य सरकार कानून बनाएगी तो उसको सलाह देने के लिए कौन है, एडवोकेट जनरल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाअधिवक्ता। तो हम लोग देखा जाएगा राज्यपाल जब पढ़ा जाएगा, ठीक ना, विधानमंडल जब पढ़ा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करता है, विधि संबंधी मामलों में भारत सरकार को सलाह देगा। अच्छा ठीक है, और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। अच्छा, कैसे वकील के रूप में काम करता है, मैंने अभी आप लोग को घर के अधिग्रहण वाले मैटर को बताया कि सरकार 4 लेन बनाना चाह रही है, केस किया, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब महान्यायवादी कौन बन सकता है, तो महान्यायवादी वो व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो, महान्यायवादी कौन नियुक्त हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, न्यायाधीश, जज बनने की योग्यता रखता हो, क्वालिफिकेशन रखेगा। ठीक है, यहां ध्यान रखना बच्चों, ठीक, योग्यता रखता हो। अच्छा ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि महान्यायवादी ये क्या करता है, ये संसद की बैठकों में भाग लेता है, अपने विचार व्यक्त करता है, परंतु वोटिंग के दौरान वोट नहीं देता है, ये बात हम लोगों ने जाना। इसकी नियुक्ति यानी महान्यायवादी कोई कैसे बनता है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो भी कौन, मंत्रिपरिषद जो है, तो मंत्रिपरिषद भी दो टाइप के हैं, तो एक संघ का यानी केंद्र का और एक राज्य का। ठीक है, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी संघ का मंत्रिपरिषद, वो क्या करता है, वही नाम देगा। तो सामान्य रूप से या व्यवहारिक जीवन में बात करें तो वास्तव में नाम देता कौन है, तो प्रधानमंत्री, ठीक ना, मगर हम क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक ना। तो मंत्रिपरिषद जिसका, जिस व्यक्ति का नाम देगा, ठीक है, उसी की नियुक्ति क्या करेगा, राष्ट्रपति कर देगा। तो इसके लिए कहीं कोई योग्यता का प्रावधान नहीं है। ठीक, कार्यकाल इसका क्या होगा, टेन्योर इसका क्या होगा, तो इसका टेन्योर बच्चों कोई 5, 4, 6 नहीं होगा, ठीक ना, इसका टेन्योर क्या होगा, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की ये दया पे क्या है, आश्रित है। जब मन करेगा राष्ट्रपति इसको इसके पद से हटा देगा, इसलिए इसका कोई अस्थायी कार्यकाल नहीं है। ठीक, अब अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए कौन है, 3 लोग हैं, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये बात। और प्रथम, ठीक है, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन रहा, तो MC सीतलवाड़, वर्तमान में कौन है, R वेंकट रमणी। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों हम लोग को जाननी थी। ठीक, हम लोगों ने जाना महान्यायवादी हम लोग का कंप्लीट होता है। ठीक, अच्छा, अब होमवर्क मैंने एक दे रखा था, क्या दे रखा था कि राष्ट्रपति जब नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति इसके दायित्वों को पूरा करता है, और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो इसके दायित्वों को कौन पूरा करता है, तो दायित्वों को पूरा कौन करेगा, राष्ट्रपति के दायित्व को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मैंने यही होमवर्क दिया था कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पे बैठा हो, बिल्कुल हुआ है, एक बार वो भी हुआ है। तो कौन बना था, कौन ऐसा मुख्य न्यायाधीश था जो राष्ट्रपति बना था, तो यहाँ आंसर हमारा क्या है बच्चों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं ये बच्चों चीफ जस्टिस थे, ठीक। और मैंने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति बने परंतु इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, जिससे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। तब इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति के पद को संभाला था, ठीक। तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था बच्चों कि ये बताना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव लड़े थे, राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुनाव लड़े थे। तो 2 बार चुनाव लड़े थे तो इनका टेन्योर जो है वो 10 वर्ष का होना चाहिए, परंतु इनका टेन्योर कितना रहा, इनका टेन्योर रहा 12 वर्ष। तो मैंने पूछा था कि 12 वर्ष कैसे रहा। तो बच्चों देखो, भारत का संविधान किसने बनाया, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, और इस संविधान सभा में सदस्य होते थे। तो सदस्य में बच्चों बहुत कंट्राडिक्शन है, कंफ्यूजन है, मगर मैं जब बताऊंगा सदस्यों का मैटर, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 1% का कंफ्यूजन आपको मिलने वाला नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक। तो एक व्यवहारिक रूप से अगर बात कर ले तो 389 मेंबर संविधान सभा में थे, ठीक ना, 389 सदस्य संविधान सभा में थे, ठीक है। और इसमें मुस्लिम लीग अभी सम्मिलित है, ठीक है, बाद में मुस्लिम लीग इससे बाहर हो जाएगा, तो देखा जाएगा उसको हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ा जाएगा। तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अच्छा, ये 389 सदस्य कौन लोग हैं, तो बच्चों आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय के भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा वास्तव में, ठीक है, कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। जितनी ज़्यादा इनके पास डिग्रियां थी, जितना नॉलेज इनके पास था, अपना पूरा जीवन इन्होंने क्या किया, शिक्षा में और जो दलित वर्ग है इसके उद्धार में अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी जो है हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि संविधान, आज देश का शासन कैसे चल रहा है बच्चों, संविधान के द्वारा चल रहा है। और जहाँ पे हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वेलिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है, ठीक है, समानता के अधिकार की। तो आज देश का शासन संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान हमारा डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, भेदभाव की बात नहीं करता है, वो सबको इक्वल मानता है। जबकि संविधान जब नहीं बना था, अंग्रेजों का भारत में आगमन नहीं हुआ था, तो उस समय की जो परिस्थिति थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, भेदभाव बहुत ज़्यादा थे, वर्ण व्यवस्था हमारे वहाँ लागू थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खत्म होगी, संविधान आएगा, और संविधान आएगा तो इक्वेलिटी आएगी। तो इसलिए जो है विधि के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो प्रारूप समिति एक थी, उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, जेबी कृपलानी, ठीक है, सरोजनी नायडू, ऐसे बहुत से लोग, और बहुत से मतलब कितने, 389। तो ऐसे 389 लोग थे जो संविधान सभा में बैठे थे, और संविधान सभा में बैठ के ये हम लोगों के लिए, इस देश के लिए क्या कर रहे थे, इस देश के लिए बना रहे थे कानून, ठीक है, इस देश के लिए क्या कर रहे थे, कानून बना रहे थे बच्चों, ठीक है, संविधान बना रहे थे, हम ये कह लें संविधान का निर्माण कर रहे थे। तो संविधान बनना शुरू कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946, 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा जो है, इसकी फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। तो ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, और अंतिम बैठक कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950, 1950। और फिर होता क्या है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा उसमें मैं 26 नवंबर 1949 का दिन, संविधान दिवस का दिन क्या है, ये सारी बातें मैं वहां पे चर्चा करूंगा, अभी हमारा वो चैप्टर नहीं है। तो होता क्या है ना कि संविधान बन गया, तो संविधान में प्रावधान क्या हुआ कि इस देश में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होगा, और इस देश का एक वास्तविक प्रमुख होगा, वो कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। तो अब मैटर ये हुआ कि किसे बनाए जाएं राष्ट्रपति।
तो बच्चों देखो, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, एक्सेप्ट किसको लगभग कर लिया था, तो लगभग कर लिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार कर लिया था, परंतु बीच में टांग अड़ा रहे थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। और क्यों टांग अड़ा रहे थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी जो हैं, ठीक ना, जेबी कृपलानी, ठीक है, तो इनके नाम का प्रस्ताव रखने की बात हो रही थी। ठीक है, प्रस्ताव रखने की बात हो रही थी, तो थोड़ा बहुत नेहरू के मन में था कि इनको रखा जाए, परंतु है क्या, इनसे ज्यादा क्लोज कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू के क्लोज थे। ठीक है, जेपी कृपलानी ये भी क्लोज थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भी, परंतु राजगोपालाचारी जो है वो ज्यादा क्लोज थे। और जो नेहरू का जो सिद्धांत था समाजवाद का, उस सिद्धांत से काफी जो है सहमति रखते थे ये राजगोपालाचारी। तो इसलिए है क्या कि जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि इस देश का राष्ट्रपति कौन बने, तो इस देश का राष्ट्रपति चाह रहे थे कि बन जाएं राजगोपालाचारी। जबकि संविधान सभा के सदस्य किसको चाह रहे थे, राजेंद्र प्रसाद को। तो नेहरू जी ने क्या किया, बिना वल्लभ भाई पटेल को सूचना दिए, ठीक है, एक खत लिखा, किसके नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम, कि राष्ट्रपति के रूप में हम लोग और वल्लभ भाई पटेल भी, ठीक है, वल्लभ भाई बोलते थे लोग उनको, वल्लभ भाई भी चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति आप मत बनिए। ठीक है, आप मत बनिए। ठीक, तो अब ये बात उनको बड़ा बुरा लगा, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। तो इन्होंने संपर्क किया वल्लभ भाई पटेल से कि भाई ऐसी सी बात है क्या, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, नेहरू जी ने तो खुद ही ऐसा जाके बोल दिया है। तब इन्होंने क्या किया, सामने आके बोला कि मैं राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, किसे, तो मैं राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो नेहरू ने बहुत प्रयास किया, ठीक है, नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति न बने, परंतु एटलीस्ट जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, उनकी बात जो है इनको माननी पड़ी। संविधान सभा के सदस्यों ने बोला कि, अभी आपके प्रश्न का आंसर बच्चों मिल जाएगा, मगर ये बात भी आपके लिए जानना जरूरी है। संविधान सभा के सदस्यों ने बोला, क्या बात बोला, कि इनको, राजगोपालाचारी को, कि ये वही व्यक्ति हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी का, तो ये बीच में ही छोड़ के भागने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनको देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाए। और नेहरू और उनके समर्थकों का क्या तर्क था कि भाई राजेंद्र प्रसाद जो है बहुत बूढ़े हो चुके हैं और भारत में पहली बार राष्ट्रपति का पद आ रहा है, एक एक्टिव व्यक्ति चाहिए, यंग हो, जो ज़्यादा जो है कि वर्क कर पाए। मगर इन सारी बातों को क्या किया गया, अनसुना किया गया, और संविधान सभा ने क्या किया, ठीक है, 1950 में ही, ठीक ना, 1950 में ही 26 जनवरी को संविधान लागू हो रहा है। इसी के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के रूप में किसे चुन लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, ठीक, तो 2 साल यहां हो गया, ठीक है, 2 साल यहां हो गया, और फिर 1952 में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए और वो चुनाव जीत गए। ठीक, तो अपना उन्होंने टेन्योर 5 ईयर का कंप्लीट किया, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर ये चुनाव में दोबारा खड़े हुए, फिर जीत गए, तो 5-5 10 साल ये हो गए। और इधर संविधान सभा ने जब तक नया चुनाव राष्ट्रपति का हो ना जाए तब तक के लिए संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रपति किसे मान लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 2 साल का टाइमिंग यहाँ, तो ये 10 और ये 2, आंसर हो गया हमारा बच्चों क्या, 12 वर्ष। ठीक ना, 12 वर्ष। तो ये जो नेहरू की हठधर्मिता थी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। ठीक है, चल नहीं पाया, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये जो बनाना चाह रहे थे, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं बना पाए। ठीक है, जेबी कृपलानी, इनके भी नाम को कहीं कहीं जो है लाया जाता है कि इनके नाम के लिए भी इनके दिमाग में जो है चल रहा था कि इन्हीं को बनाया जाए, परंतु इनका चल नहीं पाया। संविधान सभा के सदस्यों ने बहुमत से क्या किया, बनाया किसको राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बच्चों आपका आंसर था। ठीक,
और मैंने जो 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कल बताना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं। आज आपको PDF, ठीक है, ऐप्स पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग।